Assalamu alaikum. How are you all? I'm sure you all must be doing super good, and you're going good with your course as well. I just want to say a little thing about the previous lectures. कि आप मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी क्लासेस. आई एम श्योर यू आर गेटिंग एवरीथिंग. आई एम अज्यूमिंग दैट. लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज आंसर. बिलीव इन मी, इफ यू आस्क मी 100 times, I'll answer you 100 times without anything, any tantrum, any anger on my face. Today it's the 5th lecture, and that's about listening. Look at the first slide. Listening to a lecture and taking notes. Listening is an active process that needs our concentration. Listening to a lecture and taking notes require you to actively listen and participate. वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि listening जो है वो एक active process है जो क्या मांगता है आपसे? वो आपकी full concentration मांगता है. अगर आप किसी चीज़ को पूरे ध्यान से सुनते हैं तभी आप उसको समझ पाते हैं और आपको फिर बाद में किसी टेस्ट या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में मुश्किल नहीं होता. लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स रिक्वायर यू टू एक्टिवली लिसन एंड पार्टिसिपेट, एंड दैट्स वेरी राइट. अगर आपको लेक्चर सुनना है और साथ में आपको नोट्स भी लेने हैं तो दैट्स ओनली पॉसिबल इफ यू वुड लिसन टू द लेक्चर actively and you also participate during the lecture. How would you participate during the lecture? Like if the teacher is telling you something and you're not getting it, you're not understanding it, what are you supposed to do? You're supposed to ask your teacher. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है तो जब तक आप अपने टीचर को बताएंगे नहीं, उससे पूछेंगे नहीं, उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि मेरे इस बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है. क्योंकि टीचर तो मुझे पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर. व्हेन आई टेक माई क्लास एंड आई गिव देम समथिंग, अ न्यू कॉन्सेप्ट और एनीथिंग, if I read out something to them, I always ask in the end that have you understood whatever is being told to you by the teacher? And they always say yes, and sometimes later on they say, teacher, I didn't really get it, can you please explain it to me now. So it's better कि जब आपका लेक्चर चल रहा हो और आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपने उस्ताद से पूछें कि टीचर, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है, क्या आप मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? और टीचर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर ऐसा होगा जिससे अगर बच्चा ये पूछेगा कि मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आई तो वो आगे से गुस्सा होगा या उसको बुरा लगेगा. So what is note-taking? Note-taking involves listening to the lecture and summarizing in your own words what is said during the lecture. In most lectures, you cannot write down everything that is said, nor should you strive to do so. क्या कहते हैं वो कहते हैं कि note-taking क्या होती है. Note-taking, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नोट्स बनाने हैं ड्यूरिंग द लेक्चर तो उसके लिए आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है और फिर लेटर ऑन उसी लेक्चर को अपने ओन वर्ड्स में आप समराइज कर सकते हैं. जो चीज़ें आपको लेक्चर के दौरान बताई गई हैं आप उनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर केयरफुली. इन मोस्ट लेक्चर्स यू कैन नॉट राइट डाउन एवरीथिंग. आपको क्लास में जो लेक्चर दिया जाता है वो एक बहुत 40 मिनट्स का लेक्चर या 45 मिनट्स का लेक्चर होता है जिसमें बताई गई हर बात को आप नोट डाउन नहीं कर सकते हो. सो आपको बहुत केयरफुल रहना है दैट what you have to write and what you don't have to write. Remember, your task should be to note down the essential and key points and not just to receive it passively without understanding it. आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो जो आपने नोट डाउन पॉइंट्स करने हैं वो दे शुड बी द की पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर, नॉट एवरीथिंग व्हाट यू लिसन इन द लेक्चर. आप हर चीज अगर नोट डाउन करने बैठ जाएंगे तो इट वुड टेक too much of a time and you won't be able to do it. It's not possible. So do that thing that is possible and would be helpful for you in the longer run. Good notes depend on fast thinking and concentration, not on fast writing. Your aim should be to select, summarize, classify and organize. Good notes
कैसे बनते हैं? गुड नोट्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपका क्लास में कंसंट्रेशन कैसा है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है क्या आप उसको अटेंटिवली सुन रहे हैं, आपकी फास्ट थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं आपकी गुड नोट्स, नॉट ऑन योर फास्ट राइटिंग। जो तेज तेज लिखता है वो तो शायद बहुत सारे चीज़ें लिख लेता है, लेकिन हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है। मैंने वही बात है, आपको सिर्फ वो चीज़ें नोट डाउन करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। दोस्त कैन व्हेन यू रीड द लेक्चर लेटर ऑन, आपको समझ में आए कि अच्छा ये बात कही गई थी लेक्चर में। आप समराइज करें चीज़ों को, आप क्लासिफाई करें, आप उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखें कि आपको पता चले कि अगर आप 6 में से 3 जुमले भी अगर आप लिख रहे हो अपने नोट्स में, तो आपको पता चले अब जब वो पढ़ो तो आपको बाकी के 3 जुमले भी याद आ जाएंगे। यू नोट शुड बी प्रिपेयर्ड दिस वे। Taking notes help you focus. Speakers tend to repeat and summarize their points often during the lecture. नोट्स बनाने के लिए आपको क्लास में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, और सो इस तरह से नोट टेकिंग जो है वो दे मेक यू टू फोकस इन दी क्लास। और क्योंकि जब क्लास में लेक्चर दिया जा रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रिपीट की जा रही होती हैं, और बहुत दफ़ा जो चीज़ पढ़ाई जा रही होती है उसको समराइज किया जा रहा होता है, इसलिए it makes you to be more focused. Here are some useful tips that can help you become an effective listener and note taker. Now you're going to read different points that can help you in becoming a good listener and the note taker. Before you listen to the lecture, develop a proper mindset toward listening. That is, prepare yourself towards listening to the lecture. What does it mean? It means that when you go to the class and you listen to the lecture, you should go in the class with a proper mindset. You should be knowing that what are you going to be taught in the class today, and that is only possible कि आपके पास स्केड्यूल तो होता है, आप उसको देखो और आप देखो कि आज अगर आप क्लास में जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ आपका लेक्चरर जो है वो पढ़ाने वाला है, आप उस चीज़ को पढ़ के जाओ ऑलरेडी। क्योंकि जब आप क्लास में प्रिपेयर होके जाओगे तो जब आपका उस्ताद आपको पढ़ाएगा तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ना कि आप बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ चले जाओ तो जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इट्स बेटर कि आप काइंड ऑफ होमवर्क करके जाओ, कि पहले से उस चीज़ को एक दफ़ा रीडिंग दे दो, इंटरनेट पे जाओ, बुक को पढ़ो और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि जब क्लास में आपका टीचर आपको बताए तो आपके पास पहले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में हो। Enhance your physical and mental alertness by sitting in the front or center of the room and develop an eye contact with the speaker. क्लास में उस जगह पे बैठो, पहले शुरू में बैठ जाओ, फ्रंट रो में बैठ जाओ या दरमियान में कहीं बैठ जाओ जहां से आप स्पीकर को और स्पीकर आपको देख सके। क्योंकि when you have a eye contact with your speaker, you understand things better. इसलिए कोशिश करो कि आगे बैठो, क्लास में पीछे नहीं बैठो। Choose a nice looking notebook that will encourage you to take notes. Have a good notebook with you that's like color, that has a colorful title that makes you to write. And मेरे पास अच्छी नोटबुक होती थी तो मेरा बहुत दिल चाहता कि टीचर आज बहुत काम कराए और मैं बहुत लिखूं, तो that's natural. Number the pages or important points. Then when you're taking notes, always number the important points. उनको हाईलाइट कर लो, उनको बॉक्स में कर दो, उनको नंबर कर दो, उन पे स्टैरिक बना दो ताकि आपको पता हो लेटर ऑन जब आप रीडिंग करो तो आपको पता चले कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू सम प्रायर रीडिंग इफ यू कैन अबाउट द टॉपिक बीइंग प्रेजेंटेड इन द लेक्चर, एंड दैट्स सेम थिंग। पहले से रीडिंग करके क्लास में जाओ ताकि आपको पता हो कि क्लास में आज क्या पढ़ाया जाने वाला है। While you listen to the lecture, pay attention to the speaker for verbal, postural and visual clues to what's important. Resist distractions और बोर्डम। जब आप क्लास में जाते हो और अपने लेक्चर को सुन रहे होते हो तो अपना ध्यान पूरा का पूरा अपने स्पीकर पे रखो। वो किस तरह से आपसे बात कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपको क्या दिखा रहा है, वो क्या बोल रहा है, एवरीथिंग काउंट्स अ लॉट। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्लास में आगे बैठो ताकि आपको नजर आ रहा हो, आपका लेक्चरर आपको नजर आ रहा हो, उसके साथ आपका आई कॉन्टेक्ट हो। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ बेटर वे। बोर्डम को, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करो।
बिलीव इन मी, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, अगर आपका पूरा अटेंशन है, अगर आपका होमवर्क हुआ हुआ है, आपने पहले से चीज़ों को पढ़ा हुआ है और क्लास में आ रहे हो, तो आप कभी भी बोर नहीं होगे, आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप हमेशा इंटरेस्ट के साथ अपने लेक्चर को सुनोगे. So that's like really important. Label the important points. जो भी points आप note down कर रहे हो, उनमें से जो important points हैं उनको label करो in one or the other way. कुछ भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसको box कर दो, highlight कर दो, किसी भी तरह बस उस point को bold कर दो कि later on जब आप उसकी reading करो तो आपको पता हो कि ये वाला point जो है ये important point है. If your lecturer has an accent you find hard to understand or has mannerisms you find distracting, relax and attend even more carefully to the content of the lecture. समटाइम्स ये होता है कि आपका लेक्चरर का कोई एक खास एक्सेंट होता है जिसको आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या फिर या फिर वो बहुत गुस्से वाला होता है, या बहुत चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने वाला होता है. तो इन चीज़ों को इग्नोर करो और अपने लेक्चर की तरफ और अपने लेक्चर को और ध्यान से सुनो और समझो, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. When possible, translate the lecture into your own words, but if you can't, don't let it worry you. कोशिश करो कि जो चीज़ें आप सुन कर आए हो आप लेक्चर में, आप उनको अपने वर्ड्स में लिख सको, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इससे परेशान नहीं हो. फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, उसी तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करो. Be consistent in your use of abbreviation. If you think that you're good at it and you're fine with abbreviation, use them, because writing the whole thing becomes really hard. It takes a lot of time. So using the abbreviation is a better way to write down on the piece of paper. Add visual clues to identify parts of your notes, for example using underlining, asterisks, arrows, boxes, bubbles, कलर हाईलाइट एक्सेट्रा. ये वही वाली बात जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई. जब आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हो या डिफरेंट पॉइंट्स लिख रहे हो, तो हर पॉइंट के लिए कोई एक स्पेशल सिंबल रख लो कि लेटर ऑन जब आप उसको पढ़ो तो आपको समझ आ जाए. कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको हाईलाइट कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो. एस्टेरिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एरोज का इस्तेमाल कर सकते हो, बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बबल्स का इस्तेमाल करते हो. बहुत दफा लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए. So that's also really helpful. Ask questions if you don't understand. If you're listening to the lecture and you're not getting it, do ask questions about it. अपने टीचर से पूछो. अगर आपको किसी चीज़ की समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो अपने टीचर से पूछो, वो आपको बताएगा. बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हम टीचर से पूछेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा. ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो यही चाहता है कि जो वो बात कर रहा है वो उसके स्टूडेंट्स को समझ में आए, और वो कभी भी ये नहीं सोचता कि अच्छा ठीक है. क्योंकि क्लासरूम के अंदर तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बस एवरेज होते हैं, और कुछ बिलो एवरेज होते हैं. और टीचर के लिए ट्रस्ट नहीं, हर बंदा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है. तो बिल्कुल भी ये नहीं समझो कि हम अगर पूछेंगे तो टीचर कुछ कहेगा. You should ask questions if you don't understand. Add your own ideas and reflections, keeping them separate from those of the speaker. Yes, and when you're putting down things on the paper, leave some space for your own ideas, for your own reflections, and keep them separate from whatever is being told by the speaker to you in the class. Watch out for points that are emphasized or repeated by the lecturer. These are likely to come in your tests or exams. Then what you do, वो points जो speaker ने बार-बार, जो lecturer ने या speaker ने बार-बार repeat किए during the lecture, उनको भी उनको भी किसी खास तरीके से highlight करो, ताकि क्योंकि वो points होते हैं जो बहुत दफ़ा एग्जाम में आ रहे होते हैं, टेस्ट में आ रहे होते हैं. तो उनको भी हाईलाइट कर लो या बॉक्स कर लो कि दिस वाज रिपीटेड बाय द टीचर अगेन एंड अगेन इन द क्लास. एंड फिर वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, यस दिस कैन कम इन द पेपर और द टेस्ट.
Instead of closing your notebook as soon as the lecture finishes and getting ready to leave, listen carefully to information given towards the end of the class. Sometimes the lecturer summarizes or highlights main points or may give possible questions, etc. बजाय इसकी कि जल्दी जल्दी बस किताब बंद की, लेक्चर खत्म हुआ, आप उठ के चले जाओ. कोशिश किया करो कि क्लास अपने जो लेक्चरर है, जो आपका उस्ताद है, उसकी क्लास में जाने से पहले क्लास को मत छोड़ो. क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि एंड में जब वो अपना लेक्चर खत्म कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है. वो लेक्चर को दोबारा से समराइज करते हैं, जो आपके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं. और बहुत दफा ये होता है कि वो आपको जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस, वो भी बता देते हैं. इसलिए ट्राई टू स्टे इन द क्लास टिल द एंड. After you listen to the lecture, review your notes. Fill in missing points or misunderstood terms from text or other class follows. Edit your notes, labeling main points. Remember clues and questions that may need further answers. Make up your own possible test questions. फिर जब आपका लेक्चर एंड हो जाता है तो कोशिश किया करो कि जो नोट्स आपने बनाए आप उनको पढ़ लो, और जो चीज़ें आपकी मिस्ड आउट हैं उनको आप लिख लो, या तो अपने टेक्स्ट में से देखकर या फिर अपने क्लास फेलोज से पूछकर, ताकि कोई भी चीज जो है वो मिसिंग ना हो. अपने नोट्स को एडिट करो, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लेबल करो विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट सिंबल्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. और याद रखो उन क्लूज को, उन चीजों को जो क्लास में बार बार रिपीट की गई हैं, और उनको, और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, मेक अ क्वेश्चन एंड राइट इट सेपरेटली टू आस्क फ्रॉम द टीचर लेटर ऑन. मेक अप योर ओन पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस. कोशिश करो कि आपको जो लेक्चर सुनने के बाद आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जो आपको लगती है कि पेपर में आ चुके हैं, उनको बनाने की भी कोशिश करो. Remember to identify as early as possible the main purpose of the lecture. कोशिश करो कि आपको पता हो कि what are the key points, what is the main purpose, आपको लेक्चर में समझाया क्या जा रहा है. To differentiate between main points and supporting details, आपको पता हो कि कौन सी जो है वो मेन पॉइंट्स थे, कौन से उनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए. फॉर एंड इफ आई कीप इट मोर सिंपल, आपको पता हो कौन से फैक्ट्स हैं और कौन सी ओपिनियन है. To ask lots of questions during and after lecture to review your notes. बहुत सारे questions पूछो लेक्चर के दौरान. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है लेक्चर के बाद पूछ लो, लेकिन do ask a lot of questions. अपने पॉइंट्स को रिव्यू करो, उनको समझने की कोशिश, दोबारा से देखो, और कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आती उसके बारे में सवाल करो. To be selective in what you write, you don't have to write everything down. और जब आप लिख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप वही चीज़ें लिखो जो लिखना इम्पॉर्टेंट है. हर चीज को मत लिखो. That's really really important. You have to be very selective, you have to be very good, you have to be very smart. कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ important है, जिसको मैं लिखूंगा तो शायद जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सिर्फ सपोर्टिंग सेंटेंसेस थी, वो भी मुझे याद आ जाएंगी. You have to be very very smart even when you're taking notes. Okay, the next topic, then there's another topic that we are going to cover in the lecture today, and that is agreeing and disagreeing. किसी चीज़ से agree करना या फिर disagree करना. Whenever we have a conversation or discussion, we spend a lot of time agreeing or disagreeing with the ideas, opinions or arguments of the person or people we are talking to, and that's very right. और हम पाकिस्तानियों में तो ये चीज़ बहुत आम है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं या हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, तो बहुत सारा टाइम जो है वो हम इस बात पे ज़ाया कर देते हैं कि हाँ मैं आई अग्री विद यू, और यस आई डोंट, और नो आई डोंट अग्री विद यू, या फिर हम बहुत दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत दफ़ा हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. इट्स अ नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस. So there are different ways of agreeing and disagreeing that we are going to study today. Two friends, Kashif and Basim, are discussing about one of their courses at college. Listen to their conversation and notice how they agree with each other.
Kashif, our course on business management is too theoretical. It should be more practical. Don't you think so? This was the opinion of Kashif. उसको लगता है कि कोर्स जो वो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा theoretical है, उसमें कुछ भी practical नहीं है. तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें नहीं ऐसा लगता बासिम से. बासिम क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं I couldn't agree with you more. I'm just doing the course to get my degree. I don't think that it's going to help me in practical life after I leave college. बासिम कहते हैं कि मैं I don't agree with you. Like मैं तुमसे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मैं कोर्स जो है ये कोर्स सिर्फ अपनी डिग्री लेने के लिए पढ़ा हूँ. मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से लेना देना है या मैं इसको जब मैं कॉलेज लाइफ से निकलूंगा एक्सक्यूज मी तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. Kashif, exactly, and I can't understand most of the theories that are discussed. I just learned my notes by heart. काशिफ भी उससे कहता है कि आई एग्री विद यू, मुझे भी बहुत सारी थेरीज जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं लेकिन मैं सिर्फ उनको याद कर लेता हूँ बाय हार्ट. बासिम, सो डू आई, वी शुड कंप्लेन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. बासिम फिर उसको कहते हैं मुझे लगता है कि हम वी शुड कंप्लेन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. काशिफ कहता है आई थिंक यू राइट, आई सजेस्ट दैट वी सी हिम एज सुन एज पॉसिबल एंड रिक्वेस्ट हिम टू एड सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन इट. तो काशिफ भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनके पास जाना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस कोर्स में कुछ प्रैक्टिकल भी ऐड किया जाए. फिर बासिम कहता है आई अग्री बट डोंट यू थिंक दैट वी शुड ऑल्सो talk to the other class fellows and ask their opinion as what they think about the course. फिर बासिम ये सोचता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने बाकी क्लास फेलोज से भी पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय है इस बारे में. तो काशिफ उसको कहता है आई थिंक यू राइट, लेट्स आस्क देम टुमारो. बासिम फिर उसको कहता है एब्सोल्युटली. सो इन द होल कन्वर्सेशन आपको बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स नजर आएंगे. बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे पहले सेंटेंस में वो काशिफ से पूछता है अपनी राय देने के बाद डोंट यू थिंक सो, तो बासिम उसको कहता है आई कुडंट अग्री विद यू मोर. फिर लेटर ऑन जो है वो कुछ कहता है जिससे काशिफ जो है वो यूजिंग अ वर्ड एग्जैक्टली अग्री करता है. फिर बासिम भी सो डू आई यू नो एंड देन अगेन आई थिंक यू राइट एंड आई एग्री and good idea. All these are the different ways of agreeing with someone. There are many ways of expressing agreement in English, such as I agree with you, yes I quite agree, I absolutely agree, I couldn't agree with you more, you're quite right, you're absolutely correct. So these are the different sentences, different ways of showing agreement with the other person. Now here are two statements. Express your agreement about the following issues. अगर कोई मुझसे पूछे और मुझे ये statements कहेगा तो मैं कैसे अपना agreement या disagreement show करूंगी. Let's see. Buy land to build a house in Islamabad. Yes, I agree with you. I think we should do it. We should buy a land to build a house in Islamabad. Plant more trees in the residential area. Absolutely right. We should buy more trees in the plants in the in the residential area because we really need to have trees around us, and for that we need to plant more and more trees. So in this way, yes, you are absolutely right. I would show the agreement to the other person. There's another thing that we are going to study in today's lecture, and that is the simple past tense. Simple past tense. When we use simple past tense, we use simple past tense to tell about something that happened at a specific time in the past. The simple past tense is one of the common tenses in English when you talk about an event that happened in the past. It is very natural to tell your listener or readers when it happened. Past tense is usually formed by adding ed to the verb. Let us learn some basic rules about how to form the past tense. Past tense कब यूज होता है? Past tense हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? Past tense हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी इवेंट की बात करनी हो जो गुजरे हुए जमाने में हुआ हो, और जब हम किसी इवेंट की बात करते हैं तो हम जिससे बात कर रहे होते हैं हम उसको ये भी बताते हैं कि ये काम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर पास्ट में हुआ था. एंड टू टेल द होल थिंग you need to use the special tense, and that is the simple past tense. Past tense में usually ये हो रहा होता है कि हम उसके आखिर में ed ऐड कर रहे होते हैं.
to make it to change the verb into the past. Let us learn some basic rules about how to form the past tense. Now I'm going to tell you the rules that we follow to change the verb into past tense. Simple past, verb plus ed. जो simple past tense है उसमें हम verb के साथ ed ऐड करते हैं. Now let us learn where and when we can use the past tense. अब हम यूज बताते हैं आपको कि हम कहाँ और किस तरह जो है वो past tense को इस्तेमाल कर सकते हैं. Number 1, completed action in the past. Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. पास्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी एक्शन का जिक्र करना हो, किसी इवेंट का जिक्र करना हो जो पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हो गया. तब जब हमने कोई ऐसी बात करनी हो जो गुजरे हुए वक्त में हुई हुई हो तो हम उस चीज को बताने के लिए जो टेंस यूज करते हैं वो है पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे. मतलब इट्स समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो गुजर चुकी है, तो हैड हैपेंड. तो उसके लिए, उसको बताने के लिए वी यूज अ पास्ट टेंस कि मैंने कल मूवी देखी. Now look at the verb, it's in the second form, and when we talk of the past tense we use the second form in it. Last year second form of the verb. Last year I traveled to Japan. Last year मैं कहाँ गया? जापान गया. ये एक पास्ट का इवेंट है जिसमें मैं जापान गया और वापस भी आ गया. He washed her car. उसने अपनी गाड़ी धोई. ये भी एक पास्ट इवेंट है कि उसने अपनी गाड़ी धोई. Number 2, a series of completed actions. We use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happen in a sequence such as first, second, third, finally. जब हमने एक 4-5 actions बताने हो, 4-5 events बताने हो, तो हम उनको एक sequence में बता रहे होते हैं और वो हम with the help of simple past tense ही बता रहे होते हैं. Let's see the examples. First I finished work, then walked to the market and finally reached home. Now you see 3 events happened in the statement. पहला ये कि सबसे पहले मैं अपना काम खत्म किया, फिर मैं मार्केट गया और उसके बाद मैं वापस घर आ गया. Number 2 is I arrived from the airport at 8. मैं एयरपोर्ट से 8 o'clock पहुंचा. Secondly checked into the hotel. फिर मैंने होटल में चेक इन किया at 9 and met the other colleagues at 10. और फिर मैं बाकी colleagues से 10 बजे मिला. So these were the 3 different events that happened in the sequence. In the given sequence in the past. Then the third is single duration. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expression like for 2 years, for 5 minutes, all day, or all year. कोई एक एक्शन जो पास्ट ही में शुरू हुआ और पास्ट ही में खत्म हो गया हो लेकिन एक लंबे अरसे तक रहा हो, ऐसी बात को बताने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन गिलगित फॉर 2 years. मतलब ये एक पास्ट की बात है कि मैं 2 साल के लिए गिलगित में भी रहा. समीना स्टडीड अराबिक फॉर 5 years. समीना ने अराबिक 5 साल तक पढ़ी. दे सैट एट द बीच ऑल डे. वो पूरा दिन बीच पर बैठे रहे. वी टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 30 minutes. हमने फोन पर 30 minutes के लिए बात की. वी वेटेड फॉर देम फॉर 1 hour. हमने उनके लिए 1 घंटा इंतजार किया. So, जब हमने ऐसी कोई बात करनी हो तो भी हम simple past tense यूज करते हैं. Number 4 is habit in the past. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to. To make it clear that we are talking about a habit, we often use expressions such as always, often, usually and never. कोई हैबिचुअल चीज़ होती हो, जो कोई हैबिट रही हो किसी शख्स की या कोई आदत रही हो, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट में रही हो, उस चीज़ को भी बताने के लिए वी यूज दी सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जब मैं बच्चा था तो मैंने फ्रेंच पढ़ी. ही यूजुअली प्लेड दी वायलिन. वो वायलिन बजाता था. ही ऑफन परफॉर्म्ड एज द थिएटर आर्टिस्ट आफ्टर वर्क. वो अपने काम के बाद एज एन आर्टिस्ट थिएटर में परफॉर्म करता था. दे नेवर वेंट टू स्कूल. दे ऑलवेज स्किप्ड. वो कभी भी स्कूल नहीं गए थे, वो हमेशा स्कूल छोड़ देते थे. तो कभी जब हमने इस तरह की बात करनी हो तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
कर रहे होते हैं. देयर इज अनदर वे फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस विद मोस्ट वर्ब्स. द सिंपल पास्ट इज क्रिएटेड सिंपली बाय एडिंग ed and these are called regular verbs. However, with some verbs you need to add es or change the ending a little. Now there are different ways of forming the of changing the verb into the simple past tense. जो एक रूटीन प्रैक्टिस है उसमें हम बहुत सारे वर्ब्स के साथ ईडी लगा देते हैं, और ऐसे वर्ब्स जिनके एंड में हम ईडी लगाकर उनको पास्ट फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और कुछ और वर्ब्स के साथ हम es लगाते हैं या कुछ और चेंजेस करते हैं टू चेंज देम इनटू द पास्ट टेंस, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. वर्ब्स एंडिंग इन ई, जो वर्ब्स ई पर खत्म हो रहे होते हैं, हाउ टू मेक देम इनटू दी सिंपल पास्ट टेंस, वी जस्ट ऐड डी विद देम. जो वर्ब्स ई पर खत्म हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिव, उसके आखिर में सिर्फ हम डी लगा देते हैं टू चेंज इट इनटू दी पास्ट फॉर्म. डेट, डेटेड. समझ में आ गया? जो भी वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स में लास्ट में ई आ रहा होता है, ऐसे वर्ड्स के साथ, वर्ब्स के साथ हम सिर्फ डी लगा देते हैं टू चेंज इट इनटू दी पास्ट फॉर्म. देन वो वर्ब्स जो एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे खत्म हो रहे होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका सेकंड लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट होता है और वो वाई पर खत्म हो रहे होते हैं, तो उनको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए वाई को हम हटा देते हैं, उसकी जगह आई लगा देते हैं और साथ में हम ईडी ऐड कर देते हैं. समझ में आ गया? वो वर्ब्स जिनका सेकंड लास्ट लेटर जो है वो कोई भी कॉन्सोनेंट होता है और आखिरी लेटर वाई होता है, उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं और साथ में ईडी लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्राई, ट्राई का अब सेकंड लास्ट लेटर क्या है? आर है और उसके आखिर में वाई आ रहा है. वाई को हटा के हम आई लगा देंगे और साथ में ईडी ऐड कर देंगे. ट्राइड. क्राई, क्राई की सेकंड लास्ट लेटर क्या है? आर और उसके आखिर में क्या आ रहा है? वाई. वाई हटा के हम आई लगा देंगे और साथ में ईडी लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? क्राइड, एंड दैट इज द फास्ट फॉर्म ऑफ द क्राई. फिर देयर इज अनदर रूल एंड दैट इज वन वॉवल प्लस वन कॉन्सोनेंट बट नॉट डब्ल्यू और वाई. कोई एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो एंड पे, तो हम क्या करते हैं, बट वो डब्ल्यू या वाई ना हो, तो हम क्या करते हैं कि आखिरी जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसको हम डबल कर देते हैं और आखिर में ईडी लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल टैप. ठीक है, अब आप उसमें देखो कि सेकंड लास्ट लेटर आपका क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है और आखिर किस पे हो रहा है? वो कॉन्सोनेंट पे हो रहा है. तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और साथ में ईडी लगा देंगे. समझ में आ गया? जब आपका सेकंड लास्ट लेटर जो है वो वॉवल हो और आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा हो, बट ये बात आपने याद रखनी है कि वो डब्ल्यू या वाई ना हो. ठीक है, कॉन्सोनेंट डब्ल्यू और वाई भी तो कॉन्सोनेंट्स है ना, ये ना हो, बिकॉज इनके लिए देयर इज अनदर रूल जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे और उसके आखिर में हम ईडी लगा देंगे. जब आखिर में डब्ल्यू आ रहा होगा तो उसको हम डबल नहीं करेंगे, उसके साथ हम जस्ट ईडी लगा देंगे. ठीक है, जैसे वो स्यू, स्यूड, SEW स्यू, और उसके आगे बस हम ईडी लगाकर उसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. लेकिन डब्ल्यू के अलावा और वाई के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट होगा और उसका सेकंड और वर्ब का सेकंड लास्ट लेटर वॉवल होगा और आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे और आखिर में ईडी लगा देंगे टू चेंज इट इनटू द पास्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल टैप, टैप्ड, TAP टैप, TAPPED टैप्ड. Commit, 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 committed, COMMITTED, committed. It is changed into the past form. Anything else, कुछ भी और हो तो उसके साथ we'll simply just add ed to change it into the past form. For example, boil, boiled, fill, filled, hand, handed. I'm sure you would have understood all the rules. Still अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो जब क्लास होगी तो प्लीज मुझसे सवाल कर लीजिएगा. Although many verbs in English form their past tense with ed, some do not. बहुत सारे verbs जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में उनके आखिर में हम ed लगाकर उनको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे verbs भी हैं जो जिनके साथ हम ed नहीं लगाते. These are called irregular verbs. जिन verbs के साथ हम आखिर में ed लगा के उनको पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं उनको हम रेगुलर verbs बोलते हैं. बट जो वर्ड्स जिनके साथ हम ed लगाकर उनको पास्ट फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते उनको हम irregular verbs बोलते हैं. The three most important irregular verbs are be, have and do.
What are the three most irregular verbs are be, have and do. Be is the most difficult because its forms are different depending on the subject. सबसे मुश्किल be है क्योंकि इसकी forms depend करती हैं on the subject. Let's study about it. Pronoun. For pronoun I, verb be was. I के लिए I के साथ हम be can be changed into different helping verbs. For example, was, were. As far as the past form is concerned, be को हम जब past tense की बात कर रहे होते हैं तो was और were में change करते हैं, but that depends on the pronoun. So जब I लगा हुआ होगा तो उसके साथ be की कौन सी form आएगी? Was आएगी. I was. और अगर you होगा तो you के साथ क्या आएगा? Were. He, she, it होगा तो was. We के साथ होगा तो were. They के साथ होगा तो were. Have and do base form past tense. Have की base form क्या है? Have. और past tense के लिए हम क्या यूज करते हैं? Have की जगह had. Do की base form क्या है? Do. और past tense में हम क्या यूज करते हैं? Did. Have को जब हम कोई चीज सेंटेंस में हैव लगा हुआ है और उसको हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है तो विल यूज हैड इंस्टेड ऑफ हैव. और अगर सेंटेंस में डू लगा हुआ है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू द पास्ट टेंस सो विल यूज डिड इंस्टेड ऑफ द डू. Other irregular verbs fall into three main categories. Category 1 is verbs which do not change. For example, cut, hit, fit. These are the verbs जो past tense में भी change नहीं होते, ऐसे ही के ऐसे रहते हैं. इनकी सारी फॉर्म्स जो हैं वो सेम होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑल्सो दी थर्ड. तो इनको हम चेंज नहीं करते. वो फर्स्ट में भी वैसे ही यूज होते हैं, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी. वर्ब्स विच चेंज देयर वॉवल. कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके वॉवल्स जो हैं वो सिर्फ चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गेट, गॉट, सिट, सैट. लेकिन याद रखें कि वो वॉवल्स ही में चेंज होते हैं. वो दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट दैम. फॉर एग्जाम्पल गेट इज द फर्स्ट फॉर्म और जब हम उसको सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो विल रिप्लेस ई विद ओ. And O is also the vowel like E. So get will be changed into got, sit will be changed into sat, drink will be changed into drank. These are the things that you have to memorize. Verbs which change completely. Catch. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म के और स्पेलिंग्स होते हैं, सेकंड के और होते हैं एंड समटाइम्स थर्ड के भी डिफरेंट होते हैं. ऐसे वर्ब्स को भी इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है. जैसे कि कैच, कॉट, ब्रिंग, brought, teach, taught, buy, bought. So these are the different examples of the verbs that change completely in their forms. Now let's do the exercise. Here is an easy exercise that will help you choose the correct answer. Simple past tense verb from the verbs given in the brackets. Here the verbs are not given, but let's guess them. I think we are big enough to guess the words on our own. I was dashed to the birthday party of my niece. I was invited to the birthday party of my niece. My brother dashed a new motorcycle last week. My brother bought a new motorcycle last week. Amina recently dashed her old teachers after years. Amina recently met her old teachers after years. Junaid and Lala submitted the report. I dash a beautiful ready-to-wear dress at the shop. I saw a beautiful ready-to-wear dress at the shop. The friends are not talking these days because they have recently fought with each other. Mahmood dash part-time to make some money. Mahmood did part-time to make some money. My eldest sister dashed for years at the college, worked for years at a college. My children really worked hard for their exams. I dashed my friend after 10 years. I met my friend after 10 years. So these are the different words that you can use to fill in these different blanks. I'm sure you would have understood the concept of past tense also. Today, what we have learned in the lecture, we have learned about the importance of the listening skill, that when you're sitting in the class, you should be sitting with the whole concentration to make good notes, and what is the importance
importance of the good notes, how can we take good notes. All these points are really important. We studied that whenever we are taking good notes, whenever we have to take good notes, we have to be there in the class with all our attentions, and we should note down the key points, the important points, instead of writing the all of them. We should and then when we write the points, we should we can use different symbols to segregate them, to separate the important points from the unimportant points, and the to separate the facts from the supporting sentences, or the what to yes, again, to separate the important from the things that the sentences that those were the helping sentences during the lecture. Then we should be sitting in the class till the last to listen each and everything told by the speaker, by the lecturer. Then we studied about then we studied about the agreeing and disagreeing statements, and after I told you a lot of different ways of showing your agreement and disagreement to the different statements. And then we studied about the simple past tense. Simple past tense is used when we have to tell the other person about something that has happened in the past, and that started and ended in the past, that happened in the past, the recent parts, or that was that took a long time in the past to end. So all these things that when we have to show, when we have to tell somebody about all things that happened in the past, we use the simple past tense. Then we studied about the regular and the irregular verbs, and we studied about the rules to make to change the verbs in the past form. We've studied all these things in today's lecture. I hope you would have understood everything, and you would have got me. अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ में नहीं आई हो, तो please, when you come to the class, keep your questions noted down in your diary and ask me when I'll be there to answer your questions. Take care of yourself, study well and have fun. Enjoy your life. It's very small to enjoy. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz.